हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। लर्न इंग्लिश टेंसेस वेरी इजीली इस सीरीज के अंतर्गत आज पार्ट 10th हम बना रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसमें भविष्य काल में कोई काम एक निश्चित समय पर हो रहा होगा, उसका हम जिक्र करते हैं। तो आइए स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि इसकी पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और इसको बनाने के नियम क्या हैं। आइए। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट विल बी हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। यानी कि भविष्य निरंतर काल उन क्रियाओं का वर्णन करता है जो भविष्य में किसी विशेष समय पर हो रही होंगी। इसकी जो पहचान है वो है कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी लगा होता है। इसके जो साधारण वाक्य बनाने का नियम है वो इस प्रकार है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा, ये चीजें इसमें ऐसे लगती हैं। जो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं वो है विल बी या शैल बी। ये दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। जो शैल बी है सामान्यतः आई और वी के साथ लगता है। विल बी सभी व्यक्तियों आई, वी, दे, यू, ही, शीट आदि के साथ सामान्य रूप से लगता है। एग्जाम्पल, ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। हम खेल रहे होंगे। वी विल बी प्लेइंग अ गेम। बच्चे गाना गा रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम खाना खा रहे होगे। यू विल बी ईटिंग फूड। वह फिल्म देख रहा होगा। ही विल बी वॉचिंग अ मूवी। वे बगीचे में काम कर रहे होंगे। दे विल बी वर्किंग इन द गार्डन। मैं अपने दोस्तों से मिल रहा होऊंगा। आई विल बी मीटिंग माई फ्रेंड्स। वह डांस कर रही होगी। शी विल बी डांसिंग। हम समुद्र तट पर मस्ती कर रहे होंगे। वी शैल बी हैविंग फन एट द बीच। वे बाजार से सब्जियां ला रहे होंगे। दे विल बी ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव की। The future continuous tense negative describes actions that will not be happening at a specific time in the future। अर्थात यह भविष्य निरंतर काल नकारात्मक उन क्रियाओं का वर्णन करता है जो भविष्य में किसी विशेष समय पर नहीं हो रही होंगी। यानी वाक्य के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग होगा। इसकी जो पहचान है वो भी ऐसे ही है कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी लगा होता है। जो नकारात्मक वाक्य बनाने का नियम है वो इस प्रकार है कि सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर विल शैल प्लस नॉट प्लस बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। इसमें जो खास बात ध्यान देने योग्य है वो ये है कि जो नॉट शब्द है वो विल या शैल के बाद नॉट लगेगा फिर बी लगेगा। यानी कि विल बी और शैल बी को स्प्लिट कर दिया जाएगा और इसके अंदर नॉट लगाया जाएगा। ये जो प्रक्रिया है ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में इसी प्रकार होगी। इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो है विल बी या शैल बी। शैल बी सामान्यतः आई वी के साथ लगता है और बाकी सब के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल नॉट बी गोइंग, वह नहीं जा रहा होगा। वह खाना नहीं बना रही होगी। शी विल नॉट बी कुकिंग फूड। हम बाजार नहीं जा रहे होंगे। वी शैल नॉट बी गोइंग टू द मार्केट। बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग इन द पार्क। वह अपनी किताब नहीं पढ़ रही होगी। शी विल नॉट बी रीडिंग हर
book. वे स्कूल नहीं जा रहे होंगे. They will not be going to school. तुम परीक्षा के लिए नहीं पढ़ रहे होगे. You will not be studying for the exam. वह साइकिल नहीं चला रही होगी. She will not be riding the bicycle. वे पार्टी में नहीं आ रहे होंगे. They will not be coming to the party. तुम खेल नहीं खेल रहे होगे. You will not be playing the game. वह कार नहीं चला रहा होगा. He will not be driving the car. वे समुद्र तट पर नहीं जा रहे होंगे. They will not be going to the beach. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के इंटेरोगेटिव टाइप 1 की अब हम बात करेंगे. जो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं. नंबर 1, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनको इंग्लिश में वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. यहाँ पर फिर दोबारा मैं रिपीट करूं कि शैल बी और विल बी के बीच में सब्जेक्ट आता है. इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये प्रक्रिया चलती रहती है. इसका जो रूल है वो है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन. उदाहरण के तौर पर, क्या वह नौकरी के लिए आवेदन कर रही होगी. विल शी बी अप्लाइंग फॉर अ जॉब. क्या वे होमवर्क कर रहे होंगे. विल दे बी डूइंग होमवर्क. क्या वह अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही होगी. विल शी बी प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम. क्या हम उस समय होटल में रह रहे होंगे. Shall we be staying at the hotel at that time? क्या वे सुबह जल्दी निकल रहे होंगे. Will they be leaving early in the morning? क्या तुम अगले हफ्ते इस काम पर काम कर रहे होंगे. Will you be working on this task next week? क्या वह ट्रेन का इंतजार कर रहा होगा. Will he be waiting for the train? तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव टाइप 2 की. जिस वाक्य के बीच में कब, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना लगा हो तो वह वाक्य प्रश्नवाचक प्रकार 2 का होता है. तो इसको बनाने का नियम ऐसा है कि सबसे पहले हम एक क्वेश्चन वर्ड जो व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ है इसमें से एक को सिलेक्ट कर लेते हैं. फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन. इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो वही हैं विल बी या शैल बी. नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में शैल बी और विल बी के बीच में सब्जेक्ट आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप इसको बार बार याद करें और लिख लें कि विल बी और शैल बी को स्प्लिट किया जाना है. जो एग्जाम्पल्स हैं वो इस प्रकार हैं. मैं क्या पढ़ रहा हूँगा. What shall I be reading? वह क्या खेल रही होगी. What will she be playing? हम कहाँ यात्रा कर रहे होंगे. Where shall we be traveling? वे क्या खा रहे होंगे. What will they be eating? तुम कहाँ सो रहे होंगे. Where will you be sleeping? वह कहाँ दौड़ रहा होगा. Where will he be running? वे क्या पढ़ाई कर रहे होंगे. What will they be studying? तुम कब पढ़ाई कर रहे होगे. When will you be studying? वह कहाँ काम कर रही होगी. Where will she be working? मैं क्या लिख रहा हूँगा. What shall I be writing? तुम क्या खेलने जा रहे होगे. What will you be going to play? वह कहाँ नाच सीख रही होगी. Where will she be dancing? दोस्तों मैं आज ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पर 2 मिनट के लिए रोकें और एक छोटे से सवाल का जवाब दें
नहीं तो हम इसकी चर्चा तो कर ही रहे हैं, आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। आप भी थोड़ी सी दिमाग की कसरत करें और ये बताएं कि क्या ऐसे कोई 5 शब्द डिक्शनरी के अंदर हमें मिल सकते हैं जिनके अंदर वोवेल का प्रयोग ना हुआ हो, अर्थात कोई भी शब्द ए आई ओ यू इनके बिना कोई शब्द बन सकता है या नहीं बन सकता। अगर आपको इसका आंसर मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका आंसर हम अपने ग्रीन कार्ड में डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि ये आपको ग्रीन कार्ड आज बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये स्लाइड देखें। तो दोस्तों, आपने सोचा कि क्या ऐसे शब्द हैं जो बिना वोवेल्स के बन सकते हैं। वोवेल्स को हम हिंदी में स्वर कहते हैं और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। तो कोई भी स्वर के बिना शब्द बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको जो दिखा रहे हैं और उसकी डिटेल समझा रहे हैं वो आपको आने वाले समय में बहुत काम आने वाली है। तो हम आपको कुछ वो शब्द बता रहे हैं जिनके अंदर वोवेल शब्द नहीं लगा हुआ है, जैसे स्काई, जिम, ड्राई, क्राई, ट्राई, फ्राई, फ्लाई, स्पाई, प्लाई, क्रिप्ट, राय, स्लाई, मिथ एंड रिदम। ये कुछ एक ऐसे शब्द हैं जो कि बिना वोवेल के बन गए हैं, लेकिन इसमें जो वाई है वो सेमी वोवेल है। इस अंग्रेजी भाषा में वाई की खास भूमिका है। अंग्रेजी भाषा में वाई को अर्ध स्वर यानी कि सेमी वोवेल कहा जाता है। यह अक्षर स्वर मतलब वोवेल और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स दोनों की तरह काम कर सकता है। इसकी भूमिका इस पर निर्भर करती है कि यह शब्द में कहाँ स्थित है। शब्दों में बिना स्वर यानी ए ई आई ओ यू के होने का तर्क अंग्रेजी भाषा में अक्षर वाई की विशेष भूमिका पर आधारित है। जब वाई शब्द की शुरुआत में आता है, जैसे यस, येलो, तो यह व्यंजन की तरह काम करता है। लेकिन यही वाई जब शब्द के बीच या अंत में आता है तो यह अक्सर स्वर की तरह काम करता है, जैसे स्काई, मिथ। इंग्लिश भाषा में सेमी वोवेल 2 हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 डब्ल्यू, दूसरा है वाई। वाई का हम जिक्र पहले ही कर चुके हैं, तो दोनों की यथास्थिति है। जब वाई या डब्ल्यू किसी शब्द के अंत और बीच में आते हैं और उनका उच्चारण एवं प्रयोग वोवेल की तरह होता है तो वे वोवेल हो जाते हैं। जैसे वाई के लिए बेबी, ट्राई, क्राई, तो इसमें जो वाई है वो शब्द के आखिर में आया है और ये आई की साउंड भी देता है, इसलिए इसको सेमी वोवेल कहते हैं। इसी तरह जो डब्ल्यू है वो काओ, हाउ एंड नाउ। जब इसमें डब्ल्यू और वाई जब शब्द के शुरू में आते हैं और अपने अस्तित्व की घोषणा करते हैं तो वे कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन होते हैं। डब्ल्यू के लिए एग्जांपल है जैसे वार, विमेन, तो ये शब्द पहले आ गए हैं। और वाई के लिए येलो और यस, ये भी इसमें पहले आ गए हैं, तब ये कॉन्सोनेंट की भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंग्लिश भाषा के जो 2 सेमी वोवेल्स हैं इनकी जानकारी बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी और आप हमारी वीडियो के ग्रीन कार्ड और येलो कार्ड को जरूर देखा करें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी जानकारी छिपी होती है और आपकी शब्दावली भी बढ़ेगी और ज्ञान भी बढ़ेगा, जनरल नॉलेज का भी इजाफा होगा। तो हमेशा की तरह आज येलो कार्ड की बात करते हैं। इसमें हम 4 शब्द लेके आए हैं, आप उनको ये स्लाइड में देखें और समझने की कोशिश करें। ये है
पहला शब्द है डिफ्यूज। इसका मतलब होता है फैलाना या बिखेरना। इसका उदाहरण है, इत्र की खुशबू कमरे में फैल गई। द स्मेल ऑफ द परफ्यूम डिफ्यूज्ड थ्रू द रूम। दूसरा शब्द है डिफ्यूज। इसके स्पेलिंग जो है DEFUSE। इसका अर्थ होता है कि बम को निष्क्रिय करना या तनाव को कम करना। बम निष्क्रिय करने वाली टीम को बम को निष्क्रिय करने के लिए बुलाया गया। द बॉम्ब स्क्वाड वाज कॉल्ड टू डिफ्यूज द बॉम्ब। अगला शब्द है प्रीसीड। इसका अर्थ है किसी भी काम से या उससे पहले आना। अक्सर अंधेरा तूफान से पहले आता है। डार्कनेस विल ऑफन प्रीसीड ए थंडरस्टॉर्म। दूसरा शब्द है प्रोसीड। इसका मतलब है जारी रखना, आगे बढ़ना। कोहरे में गाड़ी चलाते समय कृपया सावधानी से आगे बढ़ें। प्लीज प्रोसीड विद कॉशन व्हाइल ड्राइविंग इन द फॉग। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जो भी हमने जानकारी दी है, आपको इसका विस्तार से ज्ञान हो गया होगा और आपके सारे डाउट्स इसके बारे में क्लियर हो जाएंगे। आपने सिर्फ इसका बार बार अभ्यास करना है ताकि टेंसेस के बारे में आपका कोई भी डाउट ना रहे और टेंसेस पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाए। आप हमेशा हमारी वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और ग्रीन कार्ड और येलो कार्ड में दी गई जानकारी को अच्छी तरह समझें। आज हमने सेमी वोवेल्स के बारे में डिस्कशन की है और विस्तार से आपको समझाया है और कुछ ऐसे शब्दों की जानकारी दी है जो कि बिना वोवेल्स के भी बन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। आप हमारा चैनल मेगालाइट ABC TV उसको जरूर सब्सक्राइब भी करें और अच्छा कमेंट दे के हमें लिखें कि इसके बारे में आपकी क्या राय है और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।